नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एसीआई एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट फर्स्ट चल रहा था, परिचय वाला टॉपिक, और हमने लास्ट क्लास सेशन में डिस्कस किया था भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को लेकर, जिसमें हमने 7 देशों को डिस्कस किया। उसमें हमने डिस्कस किया था बांग्लादेश की सीमा, इसके अलावा चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान और म्यांमार की सीमा को यहाँ पर डिस्कस किया था। उसी को अब आगे यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत की जलीय सीमा को लेकर। जलीय सीमा से संबंधित भारत के साथ 3 देशों की सीमा लगती है। कितने देशों की सीमा लगती है? 3 देशों की सीमा साझा होती है। वो 3 कंट्रीज कौन कौन से हैं जिसके साथ भारत की जलीय सीमा साझा होती है? तो दोस्तों ध्यान देना, भारत के साथ जो जलीय सीमा लगती है वो 3 देशों के साथ लगती है। वो कौन कौन से देश हैं? ध्यान देना सर। नंबर 1 श्रीलंका। एक तो भारत की जलीय सीमा लगती है श्रीलंका के साथ, ठीक है। एक भारत का जो पहले सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन वर्तमान में अब लद्दाख है। तो अंडमान निकोबार का जो लास्ट पॉइंट है, इन जिसे हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, ये जो इंदिरा पॉइंट है ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, और इसकी जो सीमा लगती है वो सुमात्रा द्वीप के साथ लगती है। और ग्रैंड चैनल इन दोनों के बीच में क्या होता है? विभाजित होता है। कौन सा चैनल है? ग्रैंड चैनल। ग्रैंड चैनल, ठीक है। तीसरा जो कंट्रीज है वो अपने लक्षद्वीप जो अरब सागर में स्थित है, हमारा केंद्र शासित प्रदेश, इसके जस्ट दक्षिण में स्थित है मालदीव। और मालदीव कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप के दक्षिण में 8 डिग्री चैनल के द्वारा विभाजित होता है, ठीक है साथियों। अब एक एक को लेकर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करें भारत वर्सेस श्रीलंका। भारत वर्सेस श्रीलंका, तो ध्यान देना, भारत वर्सेस श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका के मध्य की जो भौगोलिक स्थिति की हम बात करें, तो भारत और श्रीलंका के बीच में राम सेतु, पौराणिक आधार पर आध्यात्मिक रूप से हम बात करें तो भगवान राम यहाँ महाराजा सुग्रीव के नेतृत्व में यहाँ पर सीता की खोज के लिए आए थे। कहाँ पर? श्रीलंका में। और श्रीलंका का जो पुराना नाम है वो है सिंगल द्वीप। सिंगल द्वीप, मोतियों का द्वीप ही बोलते हैं। सिंगल द्वीप नाम है इसका प्राचीन नाम। और सिंगल द्वीप की राजकुमारी, राजस्थान इतिहास में पढ़ते हो आप, राजकुमारी पद्मावती जो गंधर्व सेन की पुत्री थी, वो भी यहीं की थी, श्रीलंका की। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम क्या है? सिंगल द्वीप। क्या नाम है? सिंगल द्वीप नाम है। और वर्तमान में श्रीलंका की जो राजनीतिक स्थिति है वो भी क्या हो गई है? बेकार हो गई है। ये आपको समसामयिकी में आपने देखा होगा, यहाँ की संसद पर, मतलब यहाँ महंगाई, चीन के नेतृत्व में इनके द्वारा महंगाई का स्तर और अधिक बढ़ गया है। भारत श्रीलंका के बीच में पहले क्या था? राम सेतु। आजकल इसको बोलते हैं आदम ब्रिज। आदम ब्रिज, एडम ब्रिज कहा जाता है। ध्यान देना, क्या बोला जाता है? आदम ब्रिज। इस आदम ब्रिज कहाँ स्थित है? भारत और श्रीलंका के बीच में। इस आदम ब्रिज का जो उत्तरी भाग है वहां स्थित है पाक जल संधि। बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, पाक जल संधि या पाक जल स्ट्रेट या पाक जल डमरू मध्य किन 2 देशों के मध्य अवस्थित है? तो भारत और श्रीलंका, ठीक है। तो इस आदम ब्रिज के उत्तर में क्या स्थित है? पाक जल संधि। और दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। इस आदम ब्रिज के उत्तर में स्थित है पाक जल संधि, आदम ब्रिज के दक्षिण में स्थित है मन्नार की खाड़ी। दोनों किसके भाग हैं? बंगाल की खाड़ी के। दोनों किसके भाग हैं? बंगाल की खाड़ी के, ठीक है। इसके बाद हम बात करें
भारत श्रीलंका के मध्य में तो आदम ब्रिज का जो उत्तरी छोर है, ये ऑफलाइन के स्टूडेंट ध्यान दें, आदम ब्रिज के उत्तर में स्थित है रामेश्वरम शहर। कौन सा शहर है? रामेश्वरम। और रामेश्वरम शहर कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। यानी श्रीलंका के सबसे नजदीक स्थित भारत का कौन सा शहर है, या आदम ब्रिज का उत्तरतम छोर या स्थान कौन सा माना जाता है? तो रामेश्वरम। और रामेश्वरम भारत का प्रसिद्ध धार्मिक स्थान भी है। रामेश्वर भारत का क्या है? प्रसिद्ध धार्मिक स्थान। और श्रीलंका की हम बात करें तो श्रीलंका का जो उत्तरतम छोर है उसको बोलते हैं जाफना प्रांत। तो भारत के नजदीक श्रीलंका का कौन सा शहर है? जाफना। जबकि श्रीलंका का भारत के नजदीक जो शहर है वो रामेश्वरम है। कौन सा है? रामेश्वरम शहर। तो श्रीलंका का प्राचीन नाम है सिंगल द्वीप। श्रीलंका की वर्तमान राजधानी है कोलंबो, इसको पहले श्री जयवर्धनेपुरा कहा जाता था। जयवर्धनेपुरा। ठीक है। भारत और श्रीलंका के बीच में क्या स्थित है? आदम ब्रिज। आदम ब्रिज का उत्तरी भाग पाक जल संधि, आदम ब्रिज का दक्षिणी भाग मन्नार की खाड़ी कहा जाता है। और दोनों किसके पार्ट हैं? बंगाल की खाड़ी के। इसके हम नेक्स्ट देश की बात करें, भारत वर्सेज मालदीव। तो मालदीव और लक्षद्वीप के मध्य 8 डिग्री चैनल विभाजित होता है। मालदीव को मूंगों का द्वीप कहा जाता है। एशिया का सबसे छोटा देश भी मालदीव को कहा जाता है। और इस समय तो बहुत ज्यादा हाईलाइट है, चर्चा में भी है मालदीव। मालदीव के द्वारा भारतीय वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी की बेइज्जती की गई, इसलिए मालदीव चर्चा में है। और पूरे बॉलीवुड ने, पूरे जितने भी भारतीय पर्यटक थे, उन्होंने साफ इनकार कर दिया है मालदीव घूमने से, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री की क्या हुई है? सम्मान में कमी आई है, बेइज्जती की गई है मालदीव देश के द्वारा। अब वर्तमान में मालदीव देश के राष्ट्रपति चीन के राष्ट्रपति को बार बार कह रहे हैं कि चीन से आप पर्यटक भेजिए। इसलिए नरेंद्र मोदी के द्वारा निर्णय किया गया है कि अब लक्षद्वीप को पर्यटन सेंटर के रूप में डेवलपमेंट किया जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। तो वर्तमान में हाईलाइट है, मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की कैपिटल्स क्या है? माले। नेक्स्ट हम बात करें भारत और इंडोनेशिया, तीसरा जो कंट्रीज है जलीय सीमा वाला, जो भारत के साथ जलीय सीमा साझा होती है, उसमें इंडोनेशिया कंट्रीज है। तो भारत और इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम आबादी वाला देश भी है प्रतिशत के आधार पर। और यहाँ हम बात करें इंडोनेशिया, तो इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपों का समूह है। यहाँ पर छोटे छोटे द्वीप हैं, जिसमें सुमात्रा, जावा, बोर्नियो, कालीमंतल आदि सम्मिलित द्वीपों को क्या बोल देते हैं? इंडोनेशिया कहा जाता है। और इंडोनेशिया का हमारे साथ कौन सा द्वीप साझा होता है? सुमात्रा। सुमात्रा और भारत का अंडमान निकोबार का जो अंतिम स्थान है ग्रेट निकोबार, तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रैंड चैनल विभाजित होता है। कौन सा चैनल विभाजित होता है? ग्रैंड चैनल। तो ये हो गए 3 कंट्रीज जो भारत के साथ जलीय सीमा क्या करते हैं? साझा करते हैं। चलिए नेक्स्ट। इसके बाद परिचय वाले पार्ट में हम बात करें कर्क रेखा, जिसको हम बोल देते हैं 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा, इसी को नाम दे देते हैं कैंसर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, या हम बोल सकते हैं इसको कैंसर लाइन। तो यह पूरे वर्ल्ड में 15 देशों के साथ गुजरती है। भारत की हम बात करें तो भारत में यह कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8। और राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 2 जिलों से होकर गुजरती है। अब हम भारत के संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो यदि पश्चिम से पूर्व हम बात करें या पूर्व से पश्चिम की ओर क्रम से हम बात करें कि कर्क रेखा भारत में कहां कहां से गुजरती है। प्रमुख अक्षांश रेखाओं में जो मेजर अक्षांश रेखा है वो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, उसके बाद 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको मकर रेखा बोलते हैं।
66.5 उत्तरी अक्षांश रेखा जिसको हम क्या बोलते हैं, आर्कटिक रेखा। 66.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा जिसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो ये मेजर प्रमुख लैटिट्यूड्स लाइन्स हैं। और भारत की बात करें तो भारत के मध्यवर्ती भाग से सबसे प्रमुख अक्षांश रेखा जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं गुजरती है। और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से होकर यह रेखा गुजरती है। अब क्रम से हम बात करें तो सबसे पहले गुजरात, पश्चिम से पूर्व की ओर बात करें तो गुजरात राज्य से एंट्री करती है, यहाँ से प्रवेश करती है। गुजरात के बाद यहाँ पर सेकंड नंबर आता है राजस्थान। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद यहाँ पर छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद यहाँ पर झारखंड, झारखंड के बाद पश्चिमी बंगाल, और पश्चिमी बंगाल के बाद त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। तो 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। अब चाहिए आपको पूर्व से पश्चिम की ओर पूछे या पश्चिम से पूर्व की ओर पूछे, आप क्रम से इनको कर सकते हैं। तो कौन कौन से स्टेट हो गए, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब यहां हम बात करें कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर कौन सा है, तो हम अक्षांश ज्ञात करके ये डिसाइड कर सकते हैं। तो झारखंड की जो राजधानी है रांची, झारखंड की राजधानी रांची कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर माना जाता है। जबकि ये बात करें कि कर्क रेखा के सबसे दूर स्थित शहर कौन सा है, तो केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित शहर रांची, सर्वाधिक दूर स्थित शहर कौन सा हो गया, तिरुवनंतपुरम। ठीक है। अब हम बात करें कर्क रेखा, जो इस समय सूर्य की लोकेशन है, गर्मियों का सीजन प्रारंभ हो गया है, तो 21 मार्च को और 23 सितंबर को, यानी इन 2 तारीखों को सूर्य की लंबवत किरणें कहाँ गिरती है, 0 डिग्री अक्षांश अर्थात भूमध्य रेखा पर। इसके बाद सूर्य की किरणें क्रमशः कर्क रेखा की ओर जाना प्रारंभ हो जाती है और 21 जून तक आते आते सूर्य की जो लंबवत किरणें हैं वो कहाँ गिरना प्रारंभ कर देती है, तो ये बिल्कुल लंबवत गिरना प्रारंभ कर देती है। कहाँ पर, कर्क रेखा पर। तो 21 जून को कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी अर्थात लंबवत किरणें गिरती है और 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन माना जाता है, इसलिए 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 21 जून को कौन सा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। शुभारंभ कब किया गया, इसकी शुरुआत की गई थी वर्ष 2015। यूएनओ के द्वारा ये दिवस की घोषणा की गई, भारत की पहल है और लगभग सभी देश इसको मनाते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है इस दिन। सूर्य की लंबवत किरणें गिरती हैं कहां पर, कर्क रेखा पर। और कर्क रेखा भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, उत्तरी भारत और दक्षिणी भारत। इसके अलावा जलवायु दृष्टि से भी इसको 2 भागों में बांट सकते हैं। कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित जो भाग है वो उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित भाग है वो शीतोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। इस प्रकार से हम कर्क रेखा को डिस्कस कर सकते हैं। चलिए इसके नेक्स्ट हम बात करें अब कर्क रेखा के बाद, तो एक प्रमुख देशांतर रेखा भी भारत से गुजरती है जिसको हम बोलते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा अर्थात IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा माना गया है, अर्थात भारत का जो समय निर्धारण किया जाता है वो इसी रेखा के द्वारा, इसी देशांतर के द्वारा डिसाइड किया जाता है, जो भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और इस प्रकार से पूर्वी भारत और पश्चिमी भारत दोनों के समय को एक जगह मतलब एक साथ क्या करती है, निर्धारित करती है। अर्थात अरुणाचल प्रदेश में मान लीजिए सुबह के 9 बज रहे हैं तो गुजरात में भी सुबह के 9 बज रहे होंगे। मतलब समय का निर्धारण करने के लिए डिसाइड किया गया है। प्रत्येक देश के द्वारा
क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा जो समय जोन है वो रूस के अंतर्गत आते हैं, 11, वर्तमान में 9 है। तो क्षेत्रफल के आधार पर जितना बड़ा देश होगा उतनी ही वहां पर मानक समय रेखा निर्धारण किया गया है। तो भारत की अभी एक ही समय मानक रेखा है, वैसे दो का विचार चल रहा था, संसद में इस प्रकार बहस भी हो चुकी है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा हमारी है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। और विश्व में जिस रेखा को आधार माना गया है पूरी दुनिया में समय निकालने के लिए, समय निर्धारण करने के लिए जो मानक समय रेखा निर्धारण किया गया है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, अर्थात ग्रीनविच रेखा। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच रेखा, अर्थात GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। लंदन में एक शहर है ग्रीनविच, और ग्रीनविच को आधार मानकर पूरी दुनिया का समय का जो आधार है वो यही माना गया है, ग्रीनविच नामक शहर। यहीं से 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसको हम ग्रीनविच रेखा कहते हैं, यहां से ही क्या होती है? प्रारंभ होती है, यहीं से निर्धारित की गई है, जिसको हम GMT बोलते हैं। क्या बोलते हैं? GMT। और चूंकि आपने पढ़ा होगा पृथ्वी को 1 डिग्री पार करने में लगभग कितना समय लगता है? 4 मिनट का। कितना समय लगता है? 4 मिनट का। और 15 डिग्री में समय लगता है, 15 डिग्री जो पृथ्वी घूमेगी तो उसमें समय लगता है 1 घंटा। कुल देशांतर 360 होते हैं, समय होता है 24 घंटे। तो 360 में 24 का भाग दे देंगे तो ये समय आ जाएगा। तो 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी कितना समय लेती है? 1 घंटा। कितना समय लेती है? 1 घंटे का समय लेती है। अब हम ये निर्धारण कर सकते हैं 15-15 डिग्री का अंतराल करके प्रमुख जो देशांतर रेखा है, यानी प्रमुख जिसको आधार माना गया है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा। इसके पूर्वी भाग में जाएंगे तो 15-15 डिग्री का अंतराल कर लेंगे, 15, 30, 45, 60, 75, 90, इस प्रकार से। ऐसे ही पश्चिम में कर लेंगे हम कौन से गोलार्ध में? देशांतर के आधार पर तो पूर्वी गोलार्ध में। तो पूर्वी गोलार्ध में जाने पर ध्यान रखना समय क्या होता है? बढ़ता है। और पश्चिमी गोलार्ध में जाएंगे तो समय घटता है। ठीक है। इसके बाद हम पूर्वी गोलार्ध में, तो हमारा देशांतर प्रमुख आधार रेखा कौन सी है? 82.5। तो यहाँ पर देखिए 60, 75 और बीच में आ जाएगा 80, और यहाँ पर मान लीजिए 82.5 डिग्री ये यहाँ पर आ रही है। मान लीजिए सपोज दैट 0 से 15 डिग्री पर चलेंगे तो कितना घंटा हो जाएगा? 1 घंटा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है 15 डिग्री पृथ्वी घूमने में कितना समय लेती है? 1 घंटा। 15 से 30 के बाद जाएंगे 2 हावर्स, 30 से 45 3 हॉर्स, 45 से 60 4, 60 से 75 5। तो 5 घंटे तो ये प्रॉपर हो गए, 5 घंटे। और कितना है? 30 मिनट आगे हो रहा है, तो 30 डिग्री मतलब 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लेता है, तो लगभग 30 मिनट का समय और आ जाएगा। 5 घंटे 30 मिनट आगे है GMT से भारत का समय। कितने आगे है? हमारा जो समय है वो प्रमुख आधार जो रेखा है GMT उससे 5 घंटे 30 मिनट आगे है, अर्थात IST का जो टाइम है GMT से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। अब भारत में कौन कौन से राज्यों से होकर गुजरती है 82.5? तो इसकी हम बात करें तो इसका जो प्रारंभिक बिंदु है वो है नैनीगांव। कौन सा है? नैनीगांव। प्रारंभिक बिंदु है नैनीगांव। नैनीगांव पड़ता है मिर्जापुर शहर में, और मिर्जापुर शहर कहाँ है? इलाहाबाद। और इलाहाबाद का नाम चेंज हो गया है प्रयागराज। क्या हो गया है? प्रयागराज। और प्रयागराज कहाँ है? उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद सेकंड नंबर पे मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ से गुजरती है। छत्तीसगढ़ के बाद ये रेखा गुजरती है ओडिशा, और ओडिशा के बाद कहां से गुजरती है? अंतिम रूप से आंध्र प्रदेश। इन 5 राज्यों से होकर 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। उसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। कितने स्टेट हो गए? 5 राज्य। 5 राज्यों से होकर गुजरती है। अब यहाँ पर आपको एक चीज, एक फैक्ट टर्म्स दिख रहा होगा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जो राज्य है भारत के ऐसे 2 राज्य हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और 82.5 डिग्री रेखा भी गुजरती है, पूर्वी देशांतर रेखा भी यहीं से गुजरती है। ये भारत के 2 ऐसे स्टेट हैं जहां से कर्क रेखा भी गुजरती है और 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भी गुजरती है। तो इस टर्म्स, इस फैक्ट्स को भी आप ध्यान रखना। तो भारत में जो
IST यानी भारतीय मानक समय रेखा है वो 82.5 को माना गया है। जो वर्ल्ड की जो मानक रेखा है वो 0 डिग्री या ग्रीनविच रेखा है GMT को माना गया है। इससे भारत का समय कितने आगे है, तो 5 घंटे 30 मिनट आगे है। ठीक है, और समय कैसे निकाल सकते हैं, तो मैंने आपको बता दिया। 15 डिग्री बराबर 1 घंटा, 15-15 डिग्री का अंतराल कर लेंगे पूर्व और पश्चिम दोनों जगह। अब क्वेश्चन जो देगा तो वो देशांतरी स्थिति के आधार पर देगा। अमेरिका में इतने बज रहे हैं तो भारत में कितने बजेंगे, तो उसके लिए आपको देशांतर ज्ञात करना पड़ेगा। वो देशांतर स्थिति आपको क्वेश्चनों में मिलेगी। चलिए इसके नेक्स्ट हम बात करें अब परिचय वाले पार्ट में, भारत के स्थलबद्ध राज्य जिसको लॉकलैंड भी बोलते हैं, इंटरलॉक स्टेट भी बोलते हैं, अंतर्वर्ती राज्य। अंतर्वर्ती राज्य कौन से राज्य होते हैं, अंतर्वर्ती या स्थलबद्ध राज्य? ऐसे राज्य जिनकी सीमा न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगती है और न ही जलीय सीमा के साथ लगती है। ऐसे स्टेटों को हम क्या बोलते हैं, अंतर्वर्ती या स्थलबद्ध राज्य कहते हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल के लिए हरियाणा राज्य है। हरियाणा राज्य की सीमा न तो पाकिस्तान से लग रही है, न नेपाल के साथ लगती है, न चीन के साथ लगती है, न भूटान के साथ लगती है, न ही अरब सागर के साथ लगती है, न ही बंगाल की खाड़ी के साथ लगती है। इसका मतलब केवल भारतीय राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है, अर्थात अंतर्राज्यीय सीमा ही लगती है। ऐसे राज्यों को हम क्या बोलेंगे, स्थलबद्ध राज्य। तो भारत में टोटल स्थलबद्ध राज्य कितने हैं, 5। कितने हैं, 5। कौन कौन से हैं, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो 2014 से पहले तो 4 थे, लेकिन 2 जून 2014 तेलंगाना निर्माण के बाद अब टोटल कितने हो गए हैं, 5। और 5वां कौन सा है, तेलंगाना। कितने हो गए हैं, 5 हो गए हैं। ये जो 5 राज्य हैं ये भारत के स्थलबद्ध या इंटरलॉक स्टेट या अंतर्वर्ती राज्य हैं कहलाते हैं। ठीक है, अब यदि आप 5 आपको नहीं याद हो तो एक ट्रिक लिख लीजिए, हम 36 जाते। भारत में तो वैसे विभिन्न प्रकार की जातियां हैं, हम 36 जाते हैं। कितनी जाते हैं, 36 प्रकार की कौम जो हम बोलते हैं। ऐसे हरियाणा, में से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, इस प्रकार याद कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये स्टेट ऐसे स्टेट हैं, हरियाणा, इसके बाद मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और तेलंगाना। ये ऐसे स्टेट हैं जो इंटरलॉक स्टेट है, मतलब इनकी सीमा न जलीय देशों के साथ लगती है न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से लगती है। ठीक है साथियों, तो आज के लिए इतना ही काफी। थैंक यू, धन्यवाद।